नमस्कार सभी स्टूडेंट का। आरएमबी की क्लास आज हम लेके आए हुए हैं आप सभी के बीच में। पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आप लोगों का हो सकता है मे बी जुलाई के एंड तक, वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हो जाए। तो आप लोग बच्चों पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि उस समय आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़े। वीडियो को प्रॉपरली आप लोग देखते रहिए। कुछ बच्चों ने भेजा कि आरएमबी का नोट्स नहीं मिल रहा है, तो बच्चों हम बताना चाहेंगे कि अभी आरएमबी की कोई ऐसी बुक आई नहीं है जिसकी वजह से हम आपको प्रॉपरली एक नोट्स बना के दे दें। कोशिश मेरी यही है कि मैं बना के दे दूं, लेकिन जो वीडियो में मैं आपको बताता चल रहा हूं पॉइंट वाइज, कम से कम वो भी अगर आप नोट्स लिखते चले जाएं, नोट करते चले जाएं, तो शायद आपका नोट्स बन जाए। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना सीखें। आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं बस मिल जाए पीडीएफ के माध्यम से। देखो बच्चों, हमारे उसमें होता तो मैं बना के आपको दे देता। अब आपके नया सब्जेक्ट है, अभी तक इसकी बुक भी नहीं आई है कि हम आपको जो है उसकी नोट्स वगैरह प्रॉपरली आपको बना दें, आपको प्रोवाइड कर दें। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बना के दे दूं आपको। जब एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आएगा तो मैं आपको बना के दे दूं, पर आप कम से कम आरएमबी की नया सब्जेक्ट है, कम से कम वीडियो आप उसको प्रॉपरली देखिए। और हम उम्मीद करते हैं आप आरएमबी की क्लास को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको एक एक पॉइंट पूछ देगा, तब आप कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो दिक्कत हो सकती है उसमें। क्यों, ऑफलाइन था तो आप कुछ भी लिख के चले जाते थे तो कुछ भी नंबर दे देते था, एक रफली वो नंबर मिल जाता था। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है बच्चों। ऑनलाइन में क्या है, जो आप टिक करेंगे 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक ही सही रहेगा, और आप जिसको सही करेंगे अगर वो सही होगा तो आपको अंक मिलेगा, अन्यथा अंक नहीं मिलेगा। और वो जानते हैं कि वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और वहाँ से ही वो चेक होके तुरंत आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो बच्चों इस पे आप कमर थोड़ा कस लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किसमें आगे नेक्स्ट तैयारी करने में, आप जब जाएंगे तैयारी के पर्पज़ से आगे, तो आप उसमें लाभदायक रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव अगर एग्ज़ाम हुआ तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं कि आज यूनिट 2 का पहला लेक्चर है। बाकी जो मेंटेनेंस अभी हमने आपको बताया था, नीड ऑफ मेंटेनेंस में सारी चीज़ें वो आपकी कवर अप हो गई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, एजेंसी काजिंग डिटोरेशन। तो बच्चों ये क्या है डिटोरेशन? ये इसको हम बोलेंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता है या वो डैमेज है या उसमें डिफेक्ट है, और धीरे 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 वो करके आगे चल के कुछ भी प्रभाव के कारण वो और भी बुरी कंडीशन में आ जाए, जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल ना कर पा रहे हैं उस स्ट्रक्चर का, तो ऐसे जो है प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? डिटोरेशन। क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग कोई भी मान लीजिए पुल है और उसमें थोड़ा सा डैमेज आ गया, अब आप ध्यान नहीं दिए, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, उसके बाद एक ऐसा समय आएगा कि वो पुल डैमेज होके गिरने के कगार पे आ जाएगा, जिससे दुर्घटना का चांस बढ़ जाता है। तो हम लोगों का काम क्या है, एक सिविल इंजीनियरिंग का काम क्या है कि हम लोग पहले उसको बनाएं, फिर बनाने के साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी देखते रहें ताकि वो अधिक आयु तक चलता रहे। एक इंजीनियरिंग का यही ना गुण हुआ, और ये गुण होने के कारण हम लोगों को काम, इसीलिए इस सब्जेक्ट को लाया गया कि आप जानकारी लेते रहें कि वाकई में मेंटेनेंस कैसे होता है। क्योंकि अभी तक मेंटेनेंस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन बहुत अच्छा सिलेबस में इन्होंने जोड़ा और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगा हमको ये, और जो चूज़ किए हैं वो भी हम लोगों के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो डिटोरेशन मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर वो बुरी तरीके से प्रभावित है और धीरे धीरे करके वो इतनी बुरी तरीके से वो प्रभावित हो जाए कि जिसका इस्तेमाल हम ना कर पाएँ, तो ऐसे स्थिति को, ऐसे जो है स्थिति को हम लोग डिटोरेशन यानी खपत इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम लोग डिटोरेशन को इस माध्यम से जानेंगे कि स्ट्रक्चर के बेस्ड से। काजिंग मतलब होता है कारण, किसके कारण? एजेंसी मतलब कोई भी एजेंट हुआ, किस एजेंट की वजह से होता है। तो डिटोरेशन की परिभाषा आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर वह
बुरी तरीके से डैमेज या डिफेक्ट है और धीरे धीरे हम ध्यान न दें और ना मेंटेनेंस करें, वो धीरे धीरे क्या हो और बुरी तरीके से डैमेज हो जाए, जिसके कारण वह स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करने के योग्य ना हो, तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? डिटोरेशन। तो आप लोगों को ये वीडियो बच्चों रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगी, आप पॉज करके अपना वीडियो आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ इसी को जस्ट आप उतारिए। हम बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय अधिक लगता है, आप भी देखने में बोर हो जाएंगे और जिससे जो है दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप लोग जैसा भी, अगर आपकी डिमांड है कि लिख देंगे तो बताइएगा, आप मैसेज हमको पर्सनली कर दीजिएगा कि हाँ सर लिख के दे दीजिए, तो हम लिख के भी यहाँ बोर्ड पे बता देंगे कि आपको क्या होता है। तो बच्चों ये रहा डिटोरेशन। अब आते हैं कि डिटोरेशन के कारण किन किन कारणों से होता है वो भी तो जाने, यानी फैक्टर कॉजिंग ऑफ डिटोरेशन। हम हेडिंग डाल सकते हैं फैक्टर रेशन। ये हमारा जो है हेडिंग है, किन किन कारणों से, वजह के कारण ये डिटोरेशन आता है। बच्चों जनरली आपके सिलेबस में 4 प्रकार के ही दिया है, होता तो बहुत से कारण हैं। हमारे कारण हो सकता है क्योंकि हम उसमें बराबर मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रूटीन चेक नहीं कर रहे हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, मशीनरी ख़राब हो सकती है, वातावरण ख़राब हो सकता है, और भी की चीज़ें जैसे हम बनाने में खराबी कर दें, या उसमें हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कितने, अगर इतने मसाले से बनाना है, इतने रेशियो से, उसमें हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बहुत से कारण है, पर हम लोगों को जनरली 4 कारणों से पढ़ना है। तो पहला है ह्यूमन फैक्टर। दूसरा हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, केमिकल फैक्टर। ये इंक, इसमें सर इंक, तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि फैक्टर ऑफ कॉजिंग डिटोरेशन, ये कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे हमारा डिटोरेशन बढ़ जाता है और स्ट्रक्चर पर बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो जनरली आपके सिलेबस में 4 प्रकार से दिया है, वो भी 4 प्रकार हम आपको बता रहे हैं। पहला ह्यूमन फैक्टर, जो हम लोगों की वजह से आने वाले डिटोरेशन का जो है क्या मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे होती है हम लोगों की वजह से, वो हम लोग ह्यूमन फैक्टर में देखेंगे। दूसरा हमारा जो सिलेबस में आपके अकॉर्डिंग दिया है केमिकल फैक्टर, कि केमिकल की वजह से आने वाला डिटेरियोरेशन जो है कि हमारा स्ट्रक्चर बुरी तरह से प्रभावित होते जा रहा है, वो हम लोग केमिकल फैक्टर में देखेंगे। जैसे कि हमारा वर्षा हुआ और पानी बरसना हुआ, वर्षा और पानी बरसना एक ही बात हो गई। एयर हुआ, और भी है जो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसको बुरी तरह से प्रभावित करेगा, या हवा है जिसमें कई प्रकार से जो है हमारी गैसेस होती हैं जो केमिकल इफ़ेक्ट भी डालती हैं। तो आगे चल के हम लोग डिटेल इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तीसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल की वजह से क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखेंगे। चौथा हमारा है मिसलेनियस फैक्टर, यानी कि कई प्रकार से आने वाले डिटोरेशन जो है वो हम लोग मिसलेनियस में देखेंगे। तो बच्चों ये 4 प्रकार से फैक्टर हैं जो आपको जो है डिटोरेशन का जो है कारक माने जाते हैं, जो आपके सिलेबस में है, उसी अकॉर्डिंग हम आपको चारों फैक्टर बता दिए हैं। तो ये हमारा 4 तरीके से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला हम लोग ह्यूमन फैक्टर आज की क्लास में हम बता देंगे क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, सिर्फ ह्यूमन फैक्टर बताएंगे। उसके बाद आप जो है कल की डेट में हम आपका केमिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल और मिसलेनियस फैक्टर आगे बताएंगे, और इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा, वो हम लोग भी कल कवर कर लेंगे और दूसरी यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों आप लोग का सहयोग हमको बहुत ज़रूरत है, ताकि आप सिलेबस ख़त्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जुलाई में, जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी हैं, जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी है। नोटिस भी आ चुकी है ऑनलाइन पेपर कराने का, तो अभी से आप पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए।
बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर के। तो बच्चों ह्यूमन फैक्टर हम लोगों को पता है कि हमारी वजह से आना, तो हमारी वजह से कैसे आएगा। कोई भी स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो पुल बनाए हों, चाहे सड़क बनाए हों, चाहे आप बिल्डिंग बनाए हों, चाहे आप जो भी आप स्ट्रक्चर आप बनाए हों, आपके उसमें आपका जो भी प्रोजेक्ट हो, चाहे रेलवे लाइन बनाए हों, तो क्या होगा कि आप उसका रूटीन चेक ना करें। पहला नंबर हम डालेंगे कि आप रूटीन चेक या मेंटेनेंस लिख सकते हैं आप, रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस पे आपने ध्यान दिया ही नहीं तो क्या होगा, कोई भी डैमेज होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा डिटोरेशन आ जाएगा, तो और हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ पे फेल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या होगा कि हम लोगों को नॉलेज में कमी आ जाए। नॉलेज में क्या आ जाए, कमी आ जाए, या नॉलेज हमें है ही नहीं है, जो मेंटेनेंस हम करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज ही नहीं है। मान लीजिए आप पहले आपको इंटरेस्ट है सड़क प्रोजेक्ट पे, रोड प्रोजेक्ट पे आपको इंटरेस्ट है, लेकिन आपको बिल्डिंग में दे दिया जाए मेंटेनेंस करने का, तो आप उतना अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। हाँ, जानकारी तो रहेगी आपको, पर उतने अच्छे से आप मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप रोड प्रोजेक्ट पे कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है बच्चों, अगर आप किसी और प्रोजेक्ट पे हैं और आपको ला के हम रोड प्रोजेक्ट से सीधा बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे ला के रख दें, तो आप मेंटेनेंस अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं तीसरी बात करते हैं ह्यूमन, ये आप लोग लिखते चलिएगा बच्चों। तीसरा पुअर प्लानिंग। पुअर प्लानिंग बच्चों, पुअर प्लानिंग में क्या मतलब कि हम लोग मेंटेनेंस जो भी करेंगे वो हम जहाँ भी मेंटेनेंस करने जाएंगे तो वहाँ पे जो वहाँ की प्लानिंग ही सही नहीं है। पता लगा कि आप जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर है और आपने जो भी मटेरियल बनाना होगा वो बहुत दूर पे है, और लाते लाते उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, या उसका जो है आपका वाटर रेशियो, या जो भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मान लीजिए कंक्रीट का काम कर रहे हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, सामर्थ्य में कमी आ जाएगी और प्रॉपरली वे से वो स्ट्रेंथ नहीं पा पाएगा, जिसके कारण हमारा जो है डिटोरेशन आना शुरू हो जाएगा, या हम लोग उसको सही से नहीं संभाल पाएंगे। तो ये हमारा है क्या, पुअर प्लानिंग। अब आते हैं लास्ट, चौथा बात करते हैं पुअर सिक्योरिटी। पुअर सिक्योरिटी, ये हमारा है पुअर सिक्योरिटी है। थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग, सिक्योरिटी, SEC सिक्योरिटी, आप देख लीजिएगा। बाकी जो है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में आप जानते हैं, जैसे कि क्लास में आप लिए ही हैं। तो बच्चों, ये पुअर सिक्योरिटी का मतलब है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हुआ आपका और वहाँ पे आपने स्ट्रक्चर में कोई भी सिक्योरिटी आपने नहीं लगाया, और किसी के कारण आपका जो है स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आ रहा है या डैमेज आ रहा है, जिसके वजह से भी हमारा क्या होता है, डिटोरेशन आ जाता है और हमारा स्ट्रक्चर भी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। ये हमारा ये स्पेलिंग हो गई है सिक्योरिटी। तो बच्चों, ये हमारा जो है 4 प्रकार से हमारा क्या होगा, ह्यूमन फैक्टर होगा। और एक और पॉइंट हम बच्चों बता दे रहे हैं, एक पॉइंट और, अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस में कमी, यानी कि आप मेंटेनेंस पे जागरूक है ही नहीं है। अगर उस स्ट्रक्चर के डिटोरेशन आ रहा है तो आप उस डिटोरेशन पे ध्यान दे ही नहीं रहे, जागरूक है ही नहीं है, सोच रहे हैं काम चल जाएगा, हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, अब और को क्या बताएं, सभी लोग लगभग, जैसे होता नहीं कि कोई चीज़ की आवश्यकता है लेकिन अब थोड़ा सा आपको फीवर हुआ मान लीजिए, तो आप सोचेंगे ठीक हो जाएगा शाम तक, चलो दवा खाने से क्या फ़ायदा। तो ये अवेयरनेस की कमी आ गई, आप ये सोच के बैठे हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वही अगर भयानक रूप ले लिया तब दिक्कत हो जाएगी। सेम वही स्ट्रक्चर में भी है, अगर आपने थोड़ा सा डैमेज देख के इग्नोर कर दिया या जागरूक है ही नहीं
और आपने उसको छोड़ दिया वैसे के वैसे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डिटोरेशन यानी डैमेज बढ़ता चला जाएगा और क्या होगा, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि एजेंट या एजेंसी कॉजिंग डिटोरेशन आपका क्या होता है, वो हमने आपको बताया था। फैक्टर ऑफ कॉजिंग डिटोरेशन में हमने देखा था 4 प्रकार से, ह्यूमन फैक्टर, केमिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, मिसलेनियस फैक्टर। वो आगे चल के तीनों हम आगे बताएंगे। आज हमने ह्यूमन फैक्टर के बारे में बात किया, जिसमें से 5 प्रकार से हमारा जो है क्या है, इसको 5 बराबर भागों में हम लोगों ने बांट दिया है। तो बच्चों आरएमबी की क्लास आज यहीं पे हम समाप्त करना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी बन रही है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी आपके पास वीडियो पहुंचा होगा, आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो बच्चों हमारी बात मानिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। बाकी नोट्स के लिए आप लोग वीडियो देख के बनाते चलिए, कोशिश यही करिए कि प्रॉपरली आप नोट्स बनाते चलिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम यूनिट 2 ख़त्म करेंगे। तो आपसे आज हम विदा लेते हैं या अलविदा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।